हेलो डियर्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 4। आज हम डेविड रिकार्डो की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डेविड रिकार्डो का जीवन काल 1772 से 1823 तक रहा है। डेविड रिकार्डो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उनका जन्म लंदन में हुआ था। उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। उनकी कुछ फेमस कंट्रीब्यूशन है रिकार्डियन इक्विवेलेंस, इकोनॉमिक रेंट, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिकार्डियन सोशलिज्म। तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इनकी थ्योरीज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है जिन्होंने और स्कूल्स को, थॉट्स को जन्म दिया है। तो ये इनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से। उनकी एक फेमस बुक थी जो पब्लिश हुई थी 1817 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जानते हैं उनकी थ्योरी के बारे में। रिकार्डो ने कोई डेवलपमेंट की अलग सी थ्योरी नहीं दी थी। उन्होंने सिंपली डिस्कस किया था अबाउट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में दो बातें कही थी, मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल दिया था। मार्जिनल प्रिंसिपल दैट इज शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल आउटपुट एंड सरप्लस डिवीजन ऑफ रिमेनिंग शेयर बिटवीन वेजेस एंड सरप्लस। वो कहते हैं कि जितना आउटपुट हुआ है, जितनी नेशनल इनकम है, उसमें से पहले आप किसका निकाल दोगे, रेंट पे कर दोगे। जो बाकी शेयर बचा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे वेजेस में और प्रॉफिट के तौर पर। तो इस थ्योरी के पहले कुछ अजम्पशंस के बारे में जान लेते हैं। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, क्योंकि लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही कम किया जा सकता है। तो सप्लाई ऑफ लैंड क्या है, फिक्स है। लैंड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। तो डेविड रिकार्डो कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये वन गुड मॉडल है, सिर्फ कॉर्न की प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स ऑन लैंड। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लैंड को यूज़ करते जा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लग जाती है, रिटर्न डाउन होने लग जाते हैं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न इस पर अप्लाई होने लग जाता है। डिमांड फॉर कॉर्न इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। जिस तरह से हमारी नेसेसिटी गुड्स होती हैं, उनका प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इन इलास्टिक। लेबर एंड कैपिटल दोनों ही वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट इनपुट नहीं है। लेबर भी वेरिएबल है और कैपिटल भी वेरिएबल है, कैपिटल को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। ऑल वर्कर्स आर पेड सब्सिस्टेंस वेजेस। सब्सिस्टेंस वेजेस मतलब इतना ही उनको पैसा दिया जाता है जिनसे उनका गुजारा चल सके। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में। लैंड इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी बट डिफरेंट इन क्वालिटी। हेट्रोजीनियस लैंड है। तो यहाँ पर डेविड रिकार्डो मानते हैं कि लैंड होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस नेचर की है। मतलब कि दो तरह की लैंड है, एक तो सुपर क्वालिटी वाली, एक इन्फीरियर क्वालिटी वाली। तो ये कुछ अजम्पशंस थी। उसके बाद डेविड रिकार्डो कहते हैं एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। तो मतलब कि ज़्यादातर लोग किस पर बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं। डेविड रिकार्डो ने कहा है सोसाइटी में मेन तीन मेजर ग्रुप्स हैं, लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट एंड लेबर। तो लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिलता है और लेबर को वेजेस मिलती है। जितनी भी प्रोडक्टिव लैंड है इन तीनों ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो कैपिटलिस्ट ही होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल एक्यूमुलेशन करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन होता है, नेशनल इनकम बढ़ती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू के एन एंड एल, कैपिटल, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड लैंड। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन, डेविड रिकार्डो कहते हैं कि कैपिटल एक्ट एज एन इंजन फॉर ग्रोथ। क्योंकि किसी भी कंट्री की ग्रोथ करने के लिए क्या होना चाहिए, पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड करता है दो बातों पर, कैपेसिटी टू सेव एंड विल टू सेव। कैपेसिटी टू सेव पर मेन फैक्टर है कैपिटल एक्यूमुलेशन का। तो कैपेसिटी टू सेव किस पर डिपेंड करता है, अगर हमारा सरप्लस ज़्यादा है, अगर सरप्लस ज़्यादा होगा
तो सेविंग करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सरप्लस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी सेव करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। उसके विपरीत अगर सरप्लस कम है, प्रॉफिट कम है तो सेविंग करने की कैपेसिटी भी कम होती है। तो कैपिटल एक्युमुलेशन दो बातों पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी टू सेव एंड विल टू सेव। विल टू सेव का मतलब कि सेविंग करने की विल पावर भी होनी चाहिए, मतलब कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को, खर्चों को अवॉइड किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की जानी चाहिए, तभी कैपिटल एक्युमुलेशन हो सकता है। उसके बाद है स्टेजेस दी हैं डेबिट रिकार्डो ने, प्रोग्रेसिव स्टेज, सेकेंडरी, स्टेशनरी स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या है, जितने भी ग्रोथ की इंडिकेटर्स हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ रहा है, सेविंग बढ़ रही है तो कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हैं और वेजेस भी इंक्रीज होते हैं। तो सभी इंडिकेटर्स ग्रोथ के इंक्रीज हो रहे हैं। ये कौन सी स्टेज है, प्रोग्रेसिव स्टेज। लेकिन वेजेस के बढ़ने से क्या होता है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से फूड डिमांड बढ़ रही है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि इस थ्योरी की मान्यता है कि लैंड के फिक्स नेचर की है। तो लैंड दो तरह की मानी गई है, सुपीरियर लैंड एंड इन्फीरियर लैंड। सुपीरियर लैंड मतलब इंटेंसिव मार्जिन, और इन्फीरियर लैंड को क्या कहा गया है, एक्सटेंसिव मार्जिन। तो अब सुपीरियर लैंड पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से जो लैंड ओनर क्या करते हैं, लैंड का रेंट बढ़ा देते हैं। अब इन्फीरियर लैंड जिस पर पहले से एग्रीकल्चर नहीं हो रही थी, अब उस पर उसे खेती की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस लगाए जा रहे हैं, तो मतलब लेबर की डिमांड बढ़ रही है। लेबर की डिमांड बढ़ने से वेजेस भी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ने से रेंट भी बढ़ रहा है और वेजेस भी बढ़ रहा है। अब वेजेस और प्रॉफिट में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर वेजेस इंक्रीज होती है तो अगर वेजेस इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है। अगर वेजेस कम हो रही है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। अब देखिए, तो हमारी जो वेजेस है, रेंट है, खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, कैपिटल एक्युमुलेशन कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होने लग जाते हैं, प्रॉफिट भी डिक्रीज होने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ प्रॉफिट 0 हो जाता है। तो इसी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि OW कर्व है, सब्सिस्टेंस वेजेस दिखाए गए हैं, और OP प्रोडक्शन फंक्शन दिखाया गया है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी इनको वेजेस पे की जा रही है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो पहले हमने ON1 लेबर लगाई तो इतना हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फिर प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, तो लेबर ज़्यादा लगानी पड़ रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो ON2 हमने लेबर लगाई है, तो रेंट तो इतना उनको हमारी प्रोडक्टिविटी है और इतना उनको पे कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो गया। अब और लेबर लगा रहे हैं तो प्रॉफिट और कम हो रहा है। अब ON4 लेबर लगाने पर एक टाइम ऐसा आया जब वेजेस और प्रॉफिट दोनों कर दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पर प्रॉफिट क्या हो गया, 0 हो गया, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगी हमारी, 0 हो गई। तो इसी स्टेज को क्या बोला गया है, स्टेशनरी स्टेज। अगर कंटिन्यू यही स्टेज रही तो वेजेस एक्सपेंसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो हमारा टोटल इनकम है वो डाउन जा रही है। तो इसी स्टेज को क्या बोला गया है, स्टेशनरी स्टेज बोला गया है। लेकिन डेविड रिकार्डो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशन भी है स्टेशनरी स्टेज को ओवरकम करने के लिए, जैसे कि टेक्निकल प्रोग्रेस किया जा सकता है, और तरीके ढूंढे जा सकते हैं, या फिर कॉर्न का इंपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरह से डेविड रिकार्डो ने 2 स्टेजेस के बारे में बताया है, प्रोग्रेसिव स्टेज एंड स्टेशनरी स्टेज। तो डेविड रिकार्डो एक हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी के फेमस इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, जो अपनी थ्योरीज के लिए वेल रिनाउंड है, और उनकी थ्योरीज इतनी ज़्यादा मतलब फेमस रही हैं, हेल्पफुल रही हैं, जिसने अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स और फॉर्म को भी जन्म दिया है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिसीजन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।